आप सभी को मेरा नमस्कार। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ में हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? ईटीएफ और जो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम है उसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह के इन्वेस्टर को ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ईटीएफ दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड्स को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा एक्टिवली मैनेज्ड फंड और दूसरा होगा पैसिव फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्या होता है? तो वहाँ पे फंड मैनेजर्स बेसिस मार्केट कंडीशन खुद से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं और बेसिस मार्केट कंडीशन वो स्टॉक्स को चेंज भी करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है पोर्टफोलियो को, तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और एक्सपेक्टेशन ये होता है यहाँ पे कि मैं ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो दे रहा हूँ तो जो रिटर्न्स है वो बेंचमार्क से ज़्यादा है। और दूसरा टाइप होता है पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। पैसिव फंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज्ड नहीं किया जाएगा, यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो किया जाएगा। तो इंडेक्स क्या होता है, इसे कैसे फॉलो किया जाता है, ऑफ कोर्स आगे हम जानेंगे। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को कोई खास काम नहीं होता है, यहाँ पे सिंपली उन्हें किसी इंडेक्स को फॉलो करना होता है, इसीलिए इन्हें पैसिवली मैनेज्ड फंड्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो भी रिटर्न्स आएगा वो बेंचमार्क से हमेशा ही कम आएगा। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होगा इंडेक्स फंड और सेकंड होगा ईटीएफ। यहाँ पे हमें ये क्लियरली समझ लेना है कि इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों को ही पैसिवली मैनेज किया जाता है, यहाँ पे इन्हें एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। दैट इज सिंपली किसी इंडेक्स को रिप्लिकेट किया जाएगा, इसीलिए इन दोनों केसेस में एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होगा। बट हाँ वही लिमिटेशन यहाँ पे है कि यहाँ पे बेंचमार्क को कभी भी ये फंड्स बीट नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों इंडेक्स फंड और ईटीएफ में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। नाउ अब हम जान लेते हैं कि ये ईटीएफ्स किस तरह के बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। दैट इज हम ईटीएफ के थ्रू किन किन एसेट क्लासेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही कुछ टॉप ईटीएफ्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ईटीएफ के थ्रू आप कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्विटी में आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इक्विटी में बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, 100, मिड कैप, साथ ही अगर आपको सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करता है तो फार्मा, आईटी, बैंक, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, सीपीएससी। गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ईटीएफ के थ्रू कर सकते हैं, 10 ईयर जी से। लिक्विड या फिर ट्रिपल ए बॉन्ड प्लस एसडीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर फॉरेन इक्विटीज लाइक नैस्डैक 100 या एनवाईएससी फैंग में। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए अगर आप सेंसेक्स ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा? तो देखिए 30 है, ये सेंसेक्स 30, दैट इज 30 स्टॉक्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। मार्केट कैप वाइज जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं वहां आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए ये कंपनीज हैं, यहाँ पे आप नाम चेक कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है ऑलमोस्ट 13% का, उसके बाद रिलायंस में 12% का और इसी तरह से। तो देखिए ऊपर की जो कंपनीज है ना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आपका वहीं पे होगा, नीचे की जो कंपनीज है वहां पे एक्सपोजर ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम एक्सपोजर होता है। तो कोई भी ईटीएफ इंडेक्स फंड की तरह है, इन स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और सेम प्रपोर्शन में इन्वेस्टमेंट करेगा। यहाँ पे फंड मैनेजर खुद का दिमाग नहीं लगाएगा कि कौन सा स्टॉक अच्छा करेगा कौन सा स्टॉक अच्छा नहीं करेगा, उसके बेसिस पे वो चेंजेस लाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है क्योंकि ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है। किसी भी इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं जिस वेटेज में है उसी में वो अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। लाइक एचडीएफसी बैंक 12.9% का वेटेज है इंडेक्स में, तो सेंसेक्स 30 ईटीएफ में भी सिंपली एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और जो भी टोटल अमाउंट है उसका 12.9% एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और फ्यूचर में अगर इस इंडेक्स में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं तो ईटीएफ में भी इस तरह के चेंजेस किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ईटीएफ जो है वो इन्हीं स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। निफ्टी 50 मींस मार्केट कैप वाइज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। तो वहाँ पे मैंने कुछ टॉप स्टॉक्स का ही नाम लिया है क्योंकि वेटेज ज्यादातर यहीं पे होगा, नीचे के स्टॉक्स में वेटेज ज्यादा होता नहीं है। तो यहाँ भी देखिए एचडीएफसी में 11.57, रिलायंस में 10% का एक्सपोजर। तो इसी तरह का निफ्टी नेक्स्ट 50 अगेन मार्केट कैप वाइज जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं इंडिया की
उसके नीचे की जो टॉप 50 कंपनीज है वहां पे इन्वेस्टमेंट होता है। यहाँ पे इन दोनों में ही किसी तरह का ओवरलैप नहीं होता है। मार्केट कैप की जो टॉप 50 कंपनीज है यहाँ पे है, उसके नीचे की 50 कंपनीज यहाँ पे है। तो दोनों ही लार्ज कैप कंपनीज को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, तो श्रीराम फाइनेंस में आपको 4% का एक्सपोजर मिल रहा है, ट्रेंट में 4% का, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 4%। तो यहाँ पे 50 स्टॉक्स होते हैं, मैंने सिर्फ कुछ टॉप स्टॉक्स को ही यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे मैंने ऊपर बीएससी सेंसेक्स ईटीएफ के कुछ फंड्स का परफॉर्मेंस लिया है और नीचे इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस लिया है, ताकि आप कंपैरिजन कर सके कि ईटीएफ और इंडेक्स के जो फंड्स हैं उसमें रिटर्न्स में किस तरह का डिफरेंस आता है। ये दोनों तरह के फंड्स पैसिवली मैनेज्ड फंड है, इसीलिए इनका जो रिटर्न्स आएगा वो बेंचमार्क से हमेशा ही कम आएगा। इनका रिटर्न्स आप देख सकते हैं, बेंचमार्क से हमेशा कम आएगा। लेकिन जो ईटीएफ का रिटर्न है, यहाँ पे ईटीएफ है ऊपर, तो ईटीएफ का जो रिटर्न है वो हमेशा ही इंडेक्स फंड से आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटीएफ का रिटर्न जो है यहाँ पे 1 ईयर का अगर आप देखें तो इंडेक्स फंड से हमेशा ही ज्यादा मिलेगा। और ईटीएफ में आप रिटेल इन्वेस्टर्स रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, डायरेक्ट प्लान में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट प्लान के लिए आपको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ईटीएफ्स में करने जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो रिटेल इन्वेस्टर जनरली उतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए रेगुलर प्लान में ही आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। जबकि ऑफकोर्स अगर आप इंडेक्स में जाएंगे तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट प्लान का यहाँ पे मैंने रिटर्न लिया है, तो डायरेक्ट प्लान का जो रिटर्न आएगा इंडेक्स फंड से, उससे भी इनका जो रेगुलर प्लान का रिटर्न है वो ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के ईटीएफ का डिटेल चेक कर सकते हैं और यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का रिटर्न चेक कर सकते हैं। वहां भी सेम देखिए रिटर्न्स देखिए अगर आप, तो ईटीएफ का जो रिटर्न्स है हमेशा ही इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए निफ्टी 20, तो यहाँ काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है ये 20 क्या होता है। कुछ भी नहीं है, निफ्टी 50 का फंड है, सिंपल। यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के ईटीएफ का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कुछ फंड्स का, और यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स का रिटर्न चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आप देखेंगे कि ईटीएफ का रिटर्न थोड़ा ज्यादा आएगा इंडेक्स फंड के मुकाबले। यहाँ पे भी देखिए जूनियर 20, हाँ काफी लोग कंफ्यूजन होता है जूनियर 20 क्या है, 20 क्या है। सिंपली जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड है निपॉन का, उसे ही हम जूनियर 20 बोलते हैं। तो इसमें नाम से कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। नाम जान लेते हैं कि ईटीएफ और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या होता है और किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ही चाहिए। बिना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के आप ईटीएफ में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, वहाँ पे मार्केट आवर्स में प्राइसेस चेंज होते रहते हैं स्टॉक्स का, तो आप अपना सुटेबल प्राइस देखते हैं, उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसी तरह से ईटीएफ्स में भी आप वैसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे। वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंजेस में वो लिस्टेड होगा। जब भी मार्केट आवर्स में आप उसके प्राइसेस चेक कर सकते हैं, कम है, ज़्यादा है, क्या है, किस तरह का रेट आपको मिल रहा है, और अपने कंफर्ट के अनुसार वहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जबकि इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अलग से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से या फिर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से आप बिना किसी डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ईटीएफ और इंडेक्स फंड दोनों ही पैसिवली मैनेज्ड फंड्स है, दोनों को एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है, इसीलिए दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, लेकिन रिलेटिवली जो ईटीएफ होता है उसका एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड से भी काफ़ी कम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना है कि इंडेक्स फंड में तो ऑफकोर्स एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे हमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपको ईटीएफ के लिए ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट की भी ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी कुछ खर्चे आते हैं, उसके भी कुछ चार्जेस हैं, तो ऑफकोर्स आपको वो भी देखना होगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों को फिर भी सारे चार्जेस के साथ भी अगर कंपैरिजन किया जाए, फिर भी जो ईटीएफ्स हैं उनका एक्सपेंस थोड़ा कम आता है ओवरऑल। दोनों का अगर आप ट्रैकिंग एरर देखेंगे तो ऑफकोर्स इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि रिटर्न्स कम आ रहा है थोड़ा। तो ट्रैकिंग एरर ज़्यादा क्यों आता है? तो फर्स्ट तो ऑफकोर्स है कि जो एक्सपेंस रेशियो है इंडेक्स फंड का वो थोड़ा ज़्यादा आता है, और साथ ही इंडेक्स फंड में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी आप
बेचने जाएंगे तो म्यूचुअल फंड को वो खरीदना है, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से वो को बेचने जाएंगे तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा बहुत कैश रखना पड़ता है ताकि अगर कोई रिडम्पशन रिक्वेस्ट है तो उसे पूरा किया जा सके। जबकि ETF में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, वहाँ पे कैश ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे आप स्टॉक एक्सचेंजेस में बाय एंड सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के पास नहीं जा रहे हैं कि मुझे ये बेचना है। ETFs का जब आप रिटर्न चेक करते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि यार इंडेक्स फंड से भी ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ETFs में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि जब इंडेक्स फंड आपके पास है तब तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड को बेच दें, उन्हें खरीदना ही है। लेकिन ETF के केस में ऐसा नहीं है, आपको वहाँ स्टॉक एक्सचेंज में बेचना होता है। तो एक स्टॉक एक्सचेंज में अगर लिक्विडिटी नहीं है, आप बेचने जाएंगे, कोई ख़रीदारी करने के लिए है ही नहीं, तो वहाँ पे आप कैसे बेचेंगे? तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए ETF में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करने जाए तो ध्यान में रखें कि सिर्फ वैसे ETF फंड में ही इन्वेस्टमेंट करें जहाँ EVM बड़ा है, जहाँ की ट्रेडिंग वॉल्यूम डेली ज़्यादा आ रहा है, ताकि जब आप बेचने जाएंगे तो अच्छे रेट पे बेच सकेंगे। क्योंकि अगर बहुत छोटा ETF है, दैट इज़ EVM बहुत छोटा है, वहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है ही नहीं, तो आप जब बेचने जाएंगे तो आपको अच्छे रेट नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर ETF में इन्वेस्ट करना है तो इंश्योर करें कि वहाँ पे EVM थोड़ा बड़ा हो और साथ ही डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम भी वहाँ पे हो। ETF और इंडेक्स फंड में एक और डिफरेंस ऑफ कोर्स ये है कि ETF तो ऑफ कोर्स जब भी मार्केट खुला रहेगा तो ट्रेडिंग आवर्स में आप उस रेट पे, जो भी रेट आपको शो कर रहा है उस पर बाय एंड सेल कर सकते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, लाइक इंडेक्स फंड में जब आप बाय सेल कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं कि किस NAV पे आप कर रहे हैं, क्योंकि जो डे इंड NAV है वो आपको मिलता है। तो बाय एंड सेल करने में एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि NAV किस NAV पे हम बाय सेल कर रहे हैं, क्योंकि डे इंड का NAV मिल रहा है। तो जब मार्केट क्लोज हो जाएगा उसके बाद रात में या फिर अगले दिन सुबह हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डे का NAV क्या है। इन दोनों का एक और डिफरेंस ये है कि सारे इंडेक्स फंड में आप आराम से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। जो मिनिमम SIP अमाउंट है, लाइक जनरली 500 होता है या फिर 1000 रुपीज़, ये वेरी करता है MC टू MC, उसके अनुसार आप बेयर मिनिमम का आप कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट का SIP कर सकते हैं। जबकि ETF में ऐसा नहीं है। ETF में SIP का फैसिलिटी जनरली अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, आजकल कुछ ब्रोकरेजेस हैं जो कि इनडायरेक्टली आपको हेल्प करते हैं SIP करने में, तो वहाँ किया जा सकता है। यहाँ पर आप SBI S&P BSE इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये फैक्ट सीट है, लेटेस्ट फैक्ट सीट SBI की वेबसाइट से मैंने लिया है। ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगा? तो देखिए टॉप 10 होल्डिंग्स ये है, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। और ये देखिए बेंचमार्क S&P BSE 30 है, यहाँ पे एग्जिट लोड 15 डेज का है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो। तो इंडेक्स फंड और ETF में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको हमेशा ये चेक करना होगा। देखिए अगर इस इंडेक्स फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो आएगा 0.45%, जबकि डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो आएगा 0.20%। तो जब हम ETF का चेक करेंगे वहां भी देखते हैं कि उनके जो फंड्स हैं उसमें एक्सपेंस रेशियो कितना आता है। यहां पर आप देख सकते हैं SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF। तो यहाँ भी देखिए सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन्होंने S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स को ये रिप्लिकेट करेंगे बाय होल्डिंग S&P BSE सेंसेक्स स्टॉक्स इन सेम प्रोपोर्शन। जो वेटेज होगा वही वेटेज लेंगे। यहाँ पे देखिए सेम स्टॉक्स है जो अभी हमने देखा था इंडेक्स फंड में, वही सेम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। यहाँ पे देखिए इनका स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा और शार्प रेशियो भी शो किया गया है। ट्रैकिंग एरर यहाँ पे शो किया गया है, 1 ईयर का ट्रैकिंग एरर कितना है, 3 ईयर का ट्रैकिंग एरर कितना है। तो देखिए ट्रैकिंग एरर का मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क और फंड का जो रिटर्न्स है उसमें जो डिफरेंस है उसी को हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं। AUM बहुत बड़ा है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि यहाँ पे EPFO का काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, वही एक बड़ा रीजन है जिसके कारण इसका AUM इतना ज्यादा बड़ा हो गया। किसी भी तरह का एंट्री एग्जिट लोड नहीं है। किस एक्सचेंज में लिस्टेड है? तो BSE में ये लिस्टेड है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो, इसी के बारे में आपको बता रहा था, बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो क्या है? 0.04%। तो ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण जो ETF का रिटर्न्स है वो हमेशा ही इंडेक्स फंड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा आता है। यहाँ पे देखिए नेट एसेट वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF का 1 यूनिट का जो नेट एसेट वैल्यू है वो है 776 रुपीज 0.3459। तो जब भी आप इस ETF में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका इतना होना चाहिए कि क्योंकि कम से कम 1 यूनिट में आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना ही है। नाउ हम जान लेते हैं कि किस तरह के इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड में और किस तरह के इन्वेस्टर को ETF में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
तो देखिए, अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ईटीएफ्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको आइडिया है, वहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग वॉल्यूम का ध्यान रखें। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो उस तरह के ईटीएफ में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक्स में आपने कभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, डीमैट अकाउंट भी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है, तो वहाँ पे अलग से फिर ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलकर वहाँ पे इंडेक्स फंड ही आपके लिए सूटेबल है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।